नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो एक बार पुनः मैं हाजिर हूं भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो सिलेबस हमारा चल रहा था उसमें। तो देखिए दोस्तों, अब हम आज जिस विषय वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं, अर्थात जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, संविधान के अंतर्गत जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमने जो आपातकाल के 3 प्रकार पढ़े थे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, तो आज हम दूसरे प्रकार की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बिना किसी औपचारिकता के आइए सीधा आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति शासन। देखिए दोस्तों, एक बार हम देखिए, पहले आप लिख लीजिए राष्ट्रपति शासन। या हम कह सकते हैं राज्य आपातकाल, या आप इसको अन्य नाम से भी कह सकते हैं जिसको संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, पहली चीज तो यहीं से आप क्लियर कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति शासन कहो, राज्य आपातकाल कहो, या फिर आप जो है संवैधानिक आपातकाल कहो, एक ही बात है। कई बार बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है कि इसी के जो हैं उपनाम के नाम से इसे पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि निम्न में से संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। पहला ऑप्शन होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा ऑप्शन होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा ऑप्शन होता है वित्तीय आपातकाल, और अंत में होता है उपरोक्त सभी। देखो दोस्तों, संविधान में तीनों का ही वर्णन है, लेकिन हमें यहाँ समझना है कि विशेष तौर से आपका जो राष्ट्रपति शासन है, इसको संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 की हेडिंग है राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तो हमारा यहां से क्लियर हो गया दोस्तों। देखो, हेडिंग है राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। इसी कारण इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि संवैधानिक आपातकाल क्यों कहा जाता है। अब देखिए, यहां से जो हमारे सामने बात निकल कर आती है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णन है। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया जाएगा, कितने क्षेत्र पर लगाया जाएगा, क्या पूरे देश में एक साथ लगाया जाता है या किसी राज्य विशेष में लगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ क्षेत्र, यानी कि एरिया। तो सबसे पहली चीज़ तो है संबंधित राज्य।
या कई राज्यों में एक साथ। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो, संबंधित राज्य, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जिस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, केवल उसी राज्य में जो हम कहें राष्ट्रपति शासन लागू होगा। फिर या कई राज्यों में एक साथ, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कई राज्यों में एक साथ संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात कुछ समय अवधि के दौरान। हो सकता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र आज विफल हुआ हो और किसी राज्य में 10 दिन बाद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कई राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये बात सत्य है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखो, क्षेत्र की बात हमने कर ली, अब यहां बात की जाएगी आधार कि साहब जो हम कहें ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है संविधान के अंदर। तो पहले तो मैं यहां आपको बता दूं, राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर लगाया जाता है। आपको यहां से ही ये चीज क्लियर रखनी है। कितने आधारों पर लगाया जाता है? दो आधारों पर, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में जो है सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन कितने आधारों पर लगाया जा सकता है? दो आधारों पर लगाया जा सकता है। अब वे दो आधार कौन कौन से हैं, तो मैं यहां आपके जो है क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए दो आधार कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले तो अनुच्छेद 356, और 356 का आधार क्या है? राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, ठीक है, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब अनुच्छेद 356 के आधार पर यहां पर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अब आप कहेंगे कि सर संवैधानिक तंत्र विफल होने का अर्थ क्या है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, संवैधानिक तंत्र विफल होने का अर्थ यही है कि उस राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रही है, या मैं यूं कहूं संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया गया है उनकी पूर्ति करने में संबंधित राज्य की जो सरकार है वो समर्थ नहीं है। तो यही बात क्या होगी कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है? विफल हो गया है दोस्तों। यानी कि उस राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब नंबर 2 आधार, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने यही पढ़ा होता है, ठीक है। दूसरा आधार भी मैं यहां आपको बताता हूं। यदि हम बात करें अनुच्छेद 365, अब देखो दोस्तों यहां कुछ नहीं करना है, इधर देखो आप 356, तो यहां पे ये जो आखिरी के 2 नंबर हैं इनको एक्सचेंज करना है, इनके स्थान बदलना है, और स्थान बदलेंगे तो यही अनुच्छेद बनेगा। तो आपको याद रखने का भी ऐसा कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है कि सर हमें याद नहीं होगा। आराम से एक याद कर लिया अनुच्छेद 356, तो दूसरा 365 आपको वैसे ही याद रह जाएगा। ये कंसेप्ट है दोस्तों, इसको अगर आप जैसे इस तरीके से देखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखो
अनुच्छेद 365 क्या कहता है? अनुच्छेद 365 में प्रावधान है केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या पालन न करने पर या पालन करने में असफल रहने पर देखो दोस्तों, यदि केंद्र सरकार किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी जारी करती है और उसका पालन संबंधित राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में यदि कोई राज्य सरकार असमर्थ रहती है, तो ऐसे परिस्थितियों में भी उस राज्य विशेष में जो हम कहें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब आपके मन में यहाँ से प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऐसा तो संघ सरकार कभी भी कर सकती है, ये कह सकती है कि साहब हमारे जो हैं निर्देशों का पालन नहीं हुआ। देखो दोस्तों, ऐसा करना देखो संविधान के विरुद्ध होता है। सरकार जब मर्जी पड़े ऐसा नहीं कर सकती। देखो हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया जाता है। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो ये जो हम बात कहें राष्ट्रपति शासन है, ये भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। अर्थात इसके जो निर्णय दिया जाता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। आप समझ रहे हैं? यानी कि इस राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस कारण कोई भी सरकार अपनी कहें बेइज्जती नहीं करवाना चाहेगी, अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहेगी ऐसा करके। आपको पता है वर्तमान में राजस्थान के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि यहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो संघ सरकार में बैठी हुई है, केंद्र में जिनका नेतृत्व है, वो फूक फूक कर कदम रख रही है कि हम राष्ट्रपति शासन तो लगा देंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत जी दोबारा बहुमत साबित कर दें। ठीक है, इसीलिए बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि एक बार क्लियर हो जाए बहुमत नहीं है, फिर हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं। देखो, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने पर असफल रहने में, अब सबसे बड़ी चीज आती है कि सर ये किस प्रकार से, मैं आपको यहां क्लियर कर दूं। इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि समय समय पर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई चलती रहती है, किसी न किसी मामले को लेकर चलती रहती है। या तो वहाँ सीबीआई जाती है, तो वहाँ के जो है सरकार कुछ अलग उनके साथ व्यवहार करती है, उनको अरेस्ट कर लेती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कहें तो सीधे रूप से मैं कहूँ तो वो साथ में मिलकर चलने को तैयार नहीं है। हमारी राजस्थान गवर्नमेंट या अदर स्टेट्स की आप गवर्नमेंट कोई भी कहो, किसी भी राजनीतिक पार्टी संबंधित हो, वे सभी संघ सरकार के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो हम कहें पश्चिम बंगाल में जो शासन है या जो सरकार है वो हमेशा ही अगेंस्ट में रहती है। भले ही सेंट्रल में किसकी भी गवर्नमेंट हो, वहाँ पे थोड़ा अलग ही सिचुएशंस रहती है। इसका कुछ कारण हैं, लोकल मेजोरिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ मायने रखती हैं। तो वर्तमान में वहाँ पे कुछ जैसे ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे अभी पिछले कुछ समय में हिंसाएं हुई थी। तो संघ सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि आप इन निर्देशों का पालन करो, हिंसा हो रही है उसका कारण बताओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ये इस प्रकार के निर्देशों की जो पालना होती है, तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें मुख्य सचिव, आपने जब सुना होगा कि जैसे राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं उनसे जवाब तलब किया जाता है, वहाँ की सरकार से जवाब तलब किया जाता है। यदि वहाँ से जो जवाब आता है कि हमने
इन निर्देशों की पालना में ये कार्रवाई की है, संघ सरकार सेटिस्फाइड है और उन्होंने वास्तव में किया भी है, तब ऐसी स्थिति में जो है इस अनुच्छेद का प्रयोग करके हम नहीं लगा सकते। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको ऐसा करना है और उन्होंने नहीं किया, तब जो है संघ सरकार इस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 365 के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उसे बाद में आप न्यायालय में चुनौती देते रहिए, क्या सही था क्या गलत था वो बात की बात है, लेकिन एक बार तो आपको पता है सरकार राष्ट्रपति शासन लगा ही सकती है। इसीलिए ममता बनर्जी सरकार, जिसको हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल सरकार, समय समय पर जब भी कोई बात आती है केंद्र के आमने सामने की होगी, वो पीछे हट जाती है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं हम डिफॉल्ट में हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था, आप इसको अननेसेसरी नहीं लें। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि वो दिल पर ले लेते हैं, दिल पर नहीं लें, क्योंकि दिल पर रखा हुआ बोझ उचित नहीं होता है। फ्री माइंड पढ़ें आप। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर लगाया जा सकता है, यह आपके सामने क्लियर हो गया साहब। अब यहां से अगली जो बात बनती है, वो यहां से जो अगला सवाल हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि भाई अब घोषणा किस प्रकार से की जाएगी, घोषणा का तरीका क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, घोषणा का तरीका क्या होगा। राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान से सुनो और गौर से देखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन, अर्थात जिसको आप, अगर मैं कहूं इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं रिपोर्ट। पहली चीज तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने कह दिया किसी राज्य राष्ट्रपति को कि आप वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। जी नहीं, संबंधित राज्य का राज्यपाल सबसे पहले इस संबंध में क्या करेगा, रिपोर्ट देगा, प्रतिवेदन देगा, तो पहली प्राथमिकता तो इसी को दी जाती है। हाँ, सेकेंडरी ऑप्शन काम में लिया जा सकता है कि राष्ट्रपति को अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को खुद को लगता है कि वहां का जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, वहां की जो सरकार है वो संघ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट भी लगा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज फॉलो ही हो, लेकिन प्रायोरिटी किसे है, प्रायोरिटी इसे है कि ये प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, या मैं कहूं यहां पर, या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाने पर, तो यहां पर भी कौन है, राष्ट्रपति को अन्य किसी भी प्रकार से यदि उसे समाधान हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति को विश्वास हो जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वहां पर यह शासन जो राज्य सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत नहीं चला रही है, या राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाता है कि संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में वो राज्य सरकार सक्षम नहीं है या निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, ऐसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद भी सिफारिश दे सकती है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद ऐसी सिफारिश करेगी तो राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानेगा। ठीक है, यानी कि ये देखो इंटरनल है, जैसे हम कहें संवैधानिक, कुछ जो चीज ये मैं बता रहा हूं ये सारी संविधान में लिखी हुई है।
अब मैं जो चीज बोल रहा हूं वो एक तरीके से कहें तो इन प्रावधानों के बैकग्राउंड की हिस्ट्री है, यानी कि उसे लिखा नहीं गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद। ठीक है। और ऐसा हम जब राष्ट्रपति हमने अभी पढ़ लिया, हम जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो, और मंत्री परिषद जब हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 74 और 75 पढ़ेंगे, उस समय आपको ये समझ में आएगा कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। तो वहां पे और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में काफी सारे निर्णय भी दिए हैं दोस्तों। ठीक है। तो हम आपके सामने अभी ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बात कर सकूं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे अब मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, आगे हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति शासन के ऊपर। तो अब हमने अंतिम जो बात पढ़ी कि राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। पहला, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में। दूसरा, संघ सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करने में यदि कोई राज्य सरकार असमर्थ रहती है, तब ऐसी परिस्थितियों में संघ सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जा सकती है कि भाई आप जो है संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें। अब इसके बाद में, अब मान लो राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब उस उद्घोषणा को जारी रखने के लिए क्या किया जाएगा? हम बात करें, राज्यपाल ने घोषणा कर दी कि मैं इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की, मान लीजिए राजस्थान की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति घोषणा कर देते हैं कि राजस्थान में मैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता हूं। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा कितने समय तक प्रभावी रहेगी? क्या इसे संसद का अनुमोदन चाहिए, संसद की स्वीकृति चाहिए, या संसद की बिना स्वीकृति के ही राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? तो अर्थात हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन को जो हम कहें लागू रखने के या निरंतर जारी रखने के जो प्रावधान हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। तो आइए, क्योंकि हमें सीधा सा यहाँ यही पढ़ना है कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत से पारित करवाना आवश्यक है। ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। लिखिए, हमें यही लिखना है। घोषणा जारी रखने का प्रावधान। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, राज्यपाल ने घोषणा कर दी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या करना है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा, देखो दोस्तों, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा यहीं पर, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा
राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा करने पर इसको इस तरीके थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लेना, करने के पश्चात, थोड़ा सा जिससे आपको भी समझ में आए, करने के पश्चात 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित करवाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा यहां पर। तो देखिए दोस्तों, आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहली चीज, जैसा हमने राष्ट्रपति शासन में पढ़ा था, सेम वही फॉर्मेट है। पहली चीज कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जैसे ही की जाती है, उसके बाद में 2 महीने के अंदर अंदर संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अब देखो, यहां पे हमें थोड़ा सा कंपेयर करके चलना है। राष्ट्रपति शासन की यदि आपने बात की थी, हमने जब पढ़ा था, तो आपको पता होगा यहां पर कितना था, 1 माह। ध्यान से देखना दोस्तों, यही है जो ये कंपैरिजन एग्जामिनर करता है, उसी प्रकार का सवाल पूछता है कि निम्न में से राष्ट्रपति शासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दैट्स इट। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें से एक गलत होगा, लेकिन अब वो आप आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब आपके सारे कंसेप्ट यहां से क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित करवाना अनिवार्य है। तो पहली चीज तो राष्ट्रपति शासन कितने महीने में पारित होना चाहिए, 2 महीने में, अर्थात हम इसको यूं भी कह सकते हैं 60 दिन में। ठीक है, अगली चीज साधारण बहुमत द्वारा, और यदि मैं कहूं राष्ट्रीय आपातकाल, तो किसके द्वारा होगा, तब वो होगा विशेष बहुमत के द्वारा। लेकिन यदि हमने बात की है राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का साधारण बहुमत की आवश्यकता है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, संसद का साधारण बहुमत मतलब उस सदन में जो उपस्थित लोग हैं और मतदान करने वाले जो लोग हैं, वही क्या है, उस सदन का साधारण बहुमत है। यानी कि हमारे जो अधिकतर प्रावधान, हम कहें अधिकतर हमारे जो सरकार एक्ट बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो वे सभी साधारण बहुमत के द्वारा संपन्न होते हैं दोस्तों। साधारण बहुमत के माध्यम से ही उन पर वोटिंग होती है और सरकार ऐसे एक्ट या हम कहें कानून बनाती है। ठीक है, आप जब संसदीय प्रक्रिया देखते होंगे, संसद में जब आपको पता है किसी प्रकार का कोई एक्ट प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर जो मतदान होता है वो मैक्सिमम साधारण बहुमत से ही होता है, क्योंकि विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन हम जब संविधान में संशोधन करते हैं तभी हमारे लिए आवश्यक है। अन्यथा हमें किसी कानून को बनाने में, किसी एक्ट को प्रभावी करने के लिए ऐसे विशेष हम कहें बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। देखो, घोषणा जारी रखने का प्रावधान हो गया। इसके बाद में जो अगला पॉइंट हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि राष्ट्रपति शासन की अवधि। राष्ट्रपति शासन की अवधि। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होगी, राष्ट्रपति शासन कब तक लागू रहेगा, कितने समय तक रहेगा, क्या क्या विशेष परिस्थितियां हैं, तो उन पर हम टू द पॉइंट चर्चा करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली चीज
संसद द्वारा, सीधा लिख लेते हैं हम, संसद द्वारा अनुमोदन नहीं मिलने पर इसका अर्थ यह है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी तो ऐसी सिचुएशन में संसद द्वारा अनुमोदन नहीं मिलने पर कितनी होगी, 2 माह, अर्थात जिसे आप कह सकते हैं 60 दिन। ठीक है, कई बार वो दिन भी पूछ लेता है। अगला हमारा यहां से सवाल बनता है कि संसद द्वारा अनुमोदन करने पर, अर्थात संसद अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो संसद द्वारा अनुमोदन करने पर तब कितनी होगी, तब होगी दोस्तों 6 माह। कितनी होगी, 6 माह, अर्थात 180 दिन। हालांकि ये तो आपको पता होगा, ऐसे 6 माह अर्थात 180 दिन। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी सवाल पूछ लेता है, वो माह नहीं देकर दिन दे देता है दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्स में उसने ऐसा ही किया है। बच्चा फिर आता है, वो कहता है सर आपने तो जो है दिन महीने लिखवाए थे, दिन तो लिखवाए नहीं। भाई ये तो बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो आप एग्ज़ाम देने के बाद में आकर कहें कमेंट करके कि सर आपने दिन तो लिखवाए नहीं थे। ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, एग्जामिनर लॉजिकली ऐसे सवाल कई बार पूछ लेता है। अच्छा, अगली चीज, संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह, संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन करने पर तब कितनी होगी दोस्तों, तब होगी अधिकतम 3 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला, तीनों को मैं पुनः वापस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी चीजें जो और अधिक समझने वाली हैं। संसद द्वारा अनुमोदन नहीं मिलने पर कितनी होगी, 2 माह। संसद द्वारा अनुमोदन मिलने पर हम कहें, या संसद द्वारा अनुमोदन करने पर 6 माह। ठीक है, संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन करने पर अधिकतम 3 ही वर्ष होगा। यदि हमने बात की थी राष्ट्रीय आपातकाल की, तो मैं आपको यहां बता दूं वो अनिश्चित काल के लिए था। लेकिन किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि हमें लगाना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि संसद जब प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन करेगी तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। इससे अधिक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। तो यहां से एक सवाल यह भी बन गया कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है, 3 वर्ष। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष। देखो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में यह सवाल पूछा जा चुका है। राजस्थान के और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें बार बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहां से ये जो सभी लाइनें हैं वे अपने आप में सवाल हैं। मैं दोस्तों क्लियर कर देना चाहता हूं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और इस विषय के अंदर जितने सवाल बनते हैं और जिस फॉर्मेट में बनते हैं मैंने उन सभी को एनालिसिस किया है और उसी के बाद में मैं बच्चे को उसी फॉर्मेट में पढ़ाता हूं जिस फॉर्मेट में सवाल आते हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी
और उत्तर देने में भी आपको आसानी होगी। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सारी चीज़ें याद होती हैं, कई बार नहीं होता है क्या, आपके सामने व्यक्ति होता है लेकिन आप उसका नाम भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता आपके साथ? होता होगा कि उसका नाम याद नहीं आता। काफ़ी बार आप याद करने का प्रयास करते हैं, उसका नाम क्या है, नाम क्या है, हालांकि आप उससे अच्छे से परिचित हैं। इसी प्रकार हमारे सामने भी कई बार सिचुएशंस हो जाती है जब हम पढ़ा रहे होते हैं, सारी चीज़ें पता होती है और किसी एक शब्द पे आकर अटक जाते हैं, ब्लैंक हो जाता है दिमाग। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि ये आपकी जितने भी जो मैंने लाइनें लिखवाई है और जितना भी मैंने आप अब तक पढ़ाया है, देखो दोस्तों, प्रत्येक लाइन अपने आप में एक सवाल है। आप ये बात दिमाग में बिठा लें, प्रत्येक लाइन अपने आप में सवाल है, आपको प्रत्येक लाइन याद होनी चाहिए। बस आपकी नैया पार, आप कहीं भी नहीं रुकने वाले। किसी भी एग्जाम में, कांस्टेबल से लेकर आरएस तक का एग्जाम भी जब आप देंगे ना, आरएस मेंस भी देंगे, तो भी आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम में, आप कॉलेज प्रोफेसर का देंगे तो भी आपको जो राजनीति विज्ञान के बेसिक स्ट्रक्चर जो सवाल आएंगे वो एक भी गलत नहीं होगा। आप देखना एग्जाम देके, या आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी होगी तो आप उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको सीधे तौर पे सारे सवाल मिलेंगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो मैसेज ही करते रहते हैं, सर मज़ा आ गया, अभी मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, एक भी सवाल बाहर नहीं था, सारे सवाल एज इट इज़। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ से जो क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, तो बच्चे यूँ कहते हैं सर हमें तो ऐसा लगता है कि पेपर का कुछ स्तर ही नहीं है, सबकी अपनी अपनी धारणाएं। ऐसा नहीं है, मेरे से भी बेहतर हो सकता है, हिंदुस्तान में और भी उन्नत कोई पढ़ाते होंगे, ठीक है। लेकिन हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है दोस्तों, हमें कंसंट्रेशन वहीं रखना है और उसी बिंदु को लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ से अब देखो दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद में यहाँ पे अब मैं कहूँ आपको नोट डालने की आवश्यकता है, या मैं कहूँ आपको विशेष लिखने की आवश्यकता है, या आपको पॉइंट करने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे सर पॉइंट किसे करना है? इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, ये तो इतनी रखी गई, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन यहां पर 2 शर्तें जोड़ दी। 2 शर्तें जोड़ दी सर, 2 शर्तें किस लिए? देखो, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष तक लागू किया जा सकता है, यानी कि संसद एक बार अनुमोदन देगी तो 6 माह और दूसरी बार अनुमोदन देगी तो 1 साल, यानी कि 12 महीने, यानी कि 1 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। अब यदि 1 साल से ज़्यादा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हमें लागू रखना है तो इसके लिए 2 बिंदुओं का प्रावधान किया गया है, अर्थात हमें 2 शर्तों की पालना करना आवश्यक है। अब आप कहेंगे सर ये 2 शर्तें कौन सी हैं, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहली शर्त है दोस्तों, या तो पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल की सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, चुनाव वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। दूसरी चीज, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान में उस राज्य में चुनाव कराने वाली परिस्थितियां विद्यमान नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग साफ साफ ये कह दे कि उस राज्य का माहौल अभी ऐसा नहीं है कि वहां पे चुनाव संपन्न करवाए जा सके, ठीक है। तभी ये अवधि 1 साल से बढ़ाकर अधिकतम कितनी हो सकती है? 3 साल। अन्यथा 1 साल के अंदर अंदर किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। 1 साल से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। तो जो विशेष बिंदु हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, उनको हम लिखेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार बना रहे। चलिए दोस्तों,
फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे जो आपको विशेष बिंदु बताए वो भी आपको लिखवा सकूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने जिन दो बिंदुओं की बात की उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, आपको ये तो ज्ञात होगा कि अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है, अधिकांश जो संघ में अर्थात केंद्र में जो सरकार होती है उनके द्वारा इसका कई बार दुरुपयोग किया गया है और उसी से बचने के लिए संविधान में इस प्रकार के दो प्रावधान मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किए गए थे, क्योंकि यदि इस सीमा को 1 वर्ष निर्धारित नहीं किया जाता तो आपको ये पता है कि 3 साल तक किसी राज्य में सीधे संघ सरकार शासन करेगी, 3 साल तक उस राज्य में विधानसभा के चुनाव नहीं करवाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों सीधी सी बात है कि संविधान जो शक्तियां प्रदत्त करता है अर्थात जो संवैधानिक प्रावधान किसी राज्य सरकार को चलाने के लिए दिए गए हैं उनका उल्लंघन माना जाएगा। ये भी आप जानते हैं क्योंकि किसी राज्य की राज्य सरकारों का हमारे यहाँ पर गठन इसीलिए किया गया है कि संघ सरकार इन सभी पर नियंत्रण रख सके और राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य का विकास स्वतंत्र रूप से कर सके। ठीक है, तो चलिए हम सीधे जो 2 पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। कौन सा प्रावधान किया गया, नीचे हम लिखेंगे। राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी रखने वाला प्रस्ताव राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी रखने वाला प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब वह निम्न 2 शर्तें पूरी करता हो। ठीक है दोस्तों, 2 शर्तें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 चीज, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।
नंबर 2 चीज, यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है यदि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि उस राज्य में, उस राज्य का अर्थ है संबंधित राज्य, जिस राज्य की बात हो रही है, उस राज्य में चुनाव के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान नहीं है। यानी कि मैं सीधा शॉर्ट में एक लाइन में कहूं तो इस बात का अर्थ यही है, पहला कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू, नंबर 2 चीज, उस राज्य में चुनाव आयोग ये कह देता है कि चुनाव कराने से संबंधित परिस्थितियां नहीं है, अर्थात उस राज्य में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि वहां चुनाव करवाई जा सके। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? देखो, संबंधित राज्य में हो सकता है दंगे हो रहे हों, संबंधित राज्य में हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हों कि वहाँ के लोगों द्वारा हम कह सकते हैं विद्रोह किया जा रहा हो सकता है उस क्षेत्र विशेष में, जैसा हमने पहली बात की, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, उस क्षेत्र विशेष में हो सकता है वित्तीय आपातकाल लागू हो। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं ये इस बात की ओर इशारा करती हैं कि उस क्षेत्र विशेष पर राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से तभी बढ़ाई जाएगी जब ये परिस्थितियां उस राज्य में, संबंधित राज्य में विद्यमान होंगी। पहला राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा चुनाव आयोग यह बात प्रमाणित कर दे, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं होगी दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन को वापस लेने का तरीका क्या है, ठीक है? तो मैं हालांकि यहां आपको बता दूं, एक ही सीधी सी बात है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। इसके लिए संसद के ना तो बहुमत की आवश्यकता है और ना ही संसद की अनुमति की आवश्यकता है, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे तौर पे यदि मैं आपसे बात करूं तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को वापस लिया जा सकता है। क्लियर है? तो पहले आप इसको तुरंत प्रभाव से उतार लें ताकि यही मैं आपको लिखवा दूं, ठीक है? जल्दी कीजिए मेरे दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अगर फिर भी देखो दोस्तों पर्याप्त समय नहीं मिल पाता आपको स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है? अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति शासन के जो प्रावधान हैं, या हम कहें राष्ट्रपति शासन को वापस कैसे लिया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की घोषणा कैसे की जा सकती है, उसके बारे में देखो दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसके भी जो 2 लाइन हमें उसके अंदर महत्वपूर्ण लिखनी है वो आप लिख लीजिए। एग्जामिनर बहुत सी बार यहाँ से सवाल बनाता है।
वापस लेने राष्ट्रपति शासन को वापस लेने का तरीका, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन की समाप्ति का तरीका। एक ही बात है, आपसे कुछ भी पूछा जाए आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मुख्य रूप से आपको एक चीज याद रखनी है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कभी भी वापस लिया जा सकता है ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को कभी भी क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। यहां पे नोट डाल के इसी में लिख लीजिएगा। इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अब आपके जो सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहां से जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है या कौन करता है। तो राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है, स्वयं राष्ट्रपति के पास है। वो क्या करता है कि जो अपने द्वारा उद्घोषणा की गई है उसे कभी भी वापस ले सकता है, या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन के समाप्ति की एक नई उद्घोषणा जारी कर सकता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की मैं उद्घोषणा करता हूं। ठीक है, इस प्रकार से देखो दोस्तों, तो आपके यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो थे राष्ट्रपति शासन से वो क्लियर हो गए होंगे। और तो देखिए दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही हम पढ़ेंगे। अगली कक्षा में पुनः मैं हाजिर होऊंगा और आप सभी से निवेदन है दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों तक जो है ये मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से सभी तक पहुंचना चाहिए। और मैं चाहता हूं इस बार राजस्थान पुलिस, पटवार और रीट में अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो और सही और ऑथेंटिक चीज़ आप पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। कल हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।